नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर वर्ल्ड हिस्ट्री के एक नए चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति लेकर के उपस्थित हूं। इसके पूर्व हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और उसके पूर्व ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन देखा और एक सीक्वेंस में चल रहा है क्योंकि इस क्रांति का संबंध भी भौगोलिक खोज और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी स्वतंत्रता को जब 1789 में मान्यता मिल जाती है ब्रिटेन के द्वारा, ठीक उसी वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति होती है जिसको फ्रांस की क्रांति कहते हैं। यह किसी अन्य देशों के साथ लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि फ्रांस में ही सामाजिकीकरण, निरंकुशता के खिलाफ और मानव विचारों के साथ लड़ा गया युद्ध था, क्रांति था। और इसने पूरे विश्व को एक नए युग का सूत्रपात किया, सामाजिकीकरण का, साम्यवादी का, और एक नया विचार उत्पन्न हुआ, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, जिसको हम लोग स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नाम से जानते हैं। और एक नया सिद्धांत आया कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है। इसके पूर्व के कुछ कारणों को हम देखेंगे, क्योंकि 1789 में जो संग्राम होता है उसका संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से रहता है। और फ्रांस में बुर्बन राजवंश का शासन चलता है। यह राजवंश में जो भी शासक होते हैं उनके नाम लुई होते हैं और उसका जो टाइटल होता है वह क्रम से चलता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 14, 15, 16। हम लोग लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां देखेंगे। तो लुई 16वां के समय में फ्रांस की क्रांति होती है। क्या लुई 16वां ही जिम्मेवार था? क्या उसके पीछे के भी कुछ कारण हो सकते हैं? तो हम देखेंगे कि लुई 14वां फ्रांस का एक निरंकुश शासक था और उसने फ्रांस को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया। उसके समय में ही फ्रांस, अमेरिका और अफ्रीका के मेडागास्कर पर अपना अधिकार जमा करके रखा था और एक नई प्रतिष्ठा वर्ल्ड में अपनी कायम कर रखी थी। वह निरंकुश होने के साथ साथ योग्य था। अपनी शासन व्यवस्था पे वह कंट्रोल रखता था और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए उसकी वह पूर्ण व्यवस्था कर रखा था। वह तो यहां तक कहता था कि मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है, आई एम द स्टेट। यानी कोई उसके यहां अगर जाता था कि हुजूर इसने मर्डर किया है, तो कहता था ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं। और कोई ये कहने गया कि हुजूर इसने चोरी किया है, तो कहता था कि फांसी पर चढ़ा दो। अगर किसी ने यह कह दिया कि ये तो अन्याय है, तो कहता था इसको भी चढ़ा दो। यानी इतनी निरंकुशता थी, लेकिन शासन व्यवस्था उसका कंट्रोल में था। उसी के समय 1614 ईस्वी में जो स्टेट्स जनरल थे, यानी एक संसदीय संस्था दो थी वहां पे, एक स्टेट जनरल कहलाता था और एक पार्लियामेंट कहलाता था। जो जन साधारण जिसमें भाग लेते थे वह स्टेट्स जनरल होता था और पार्लियामेंट में पादरी और कुलीन केवल भाग लेते थे। तो 1614 ईस्वी के बाद से लगभग 175 वर्षों तक कभी भी स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं हुई, क्योंकि वह अपनी निरंकुशता से देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखा था। लेकिन जब लुई 15वां बने तो लुई 15वां एक अयोग्य, विवेकहीन और
लापरवाह शासक साबित हुआ और उसी के समय कई युद्ध लड़ने पड़े और उस युद्ध में फ्रांस को आर्थिक नुकसान हुआ और कर्ज के दलदल में फंसता चला गया। 1774 में लुई 16वां फ्रांस का शासक नियुक्त होता है और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है और किसी भी देश की राजकुमारी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती है। यहां तक कि वह राजनीतिक व्यवस्था में भी दखल देती है। तो इन फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे कारण हैं। हम सभी कारणों को एक एक करके देखते हैं। तो फ्रांस के राज्य क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं उसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और विदेशी घटनाओं का प्रभाव हम देखेंगे। राजनीतिक कारण, लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट या लुई 14वां लापरवाह है, अयोग्य है, फिजूल खर्ची है और मेरी एंटोनेट या तो राजकुमारी है, ये तो फिजूल खर्ची है ही। यहां तक कि ये उत्सवों में ढेर पैसा बर्बाद करती है और इसकी एक 3 महीने की बच्ची है, उस बच्ची के लिए लगभग 100 नौकर रखे गए हैं। साथ ही जो इनका केंद्र है उसमें लगभग 15,000 कर्मचारी हैं। वर्साय के महल में जो राज का केंद्र है, सत्ता का केंद्र है, और वर्साय के महल में 15,000 कर्मचारी है और उस 15,000 कर्मचारी लगभग टोटल राजस्व का 9% उस पर खर्च होता है और वे किसी काम के नहीं हैं। उसमें से एक मेरी एंटोनेट है जिसको नहाने के समय 200 नौकरों की आवश्यकता पड़ती है, बच्चों की देखरेख के लिए 100 नौकरों की जरूरत पड़ती है और ये जनरल स्टेट्स जनरल और पार्लियामेंट जो है, तो स्टेट्स जनरल में 3 सदस्य को बैठना होता है, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। पादरी के 300 सदस्य, कुलीन के 300 सदस्य और जनसाधारण के भी 600 सदस्यों के लिए वह सीट होता है। लेकिन इसकी बैठक तो हुई ही नहीं कभी। और यह पार्लियामेंट जो है जिसकी संख्या 17 होती है, इस पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वे केवल कुलीन होते हैं, यानी सामंती होते हैं। और जब कभी किसी बात पर विचार नहीं मिलता है राजा के साथ, तो राजा इनको पैसा देकर के अपने अनुसार डिसीजन करवा लेने में सक्षम होते हैं। और इस पार्लियामेंट के न्यायाधीश जो होते हैं, इनका पद वंशानुक्रम चलता है, यानी उसका बेटा फिर उसका बेटा, यानी उसी के वंश में ही कोई चल सकता है। और इन लोगों का अधिपत्य वर्साय के महल में रहता है। हम देखेंगे सामाजिक कारण। फ्रांस में हर जगह वर्साय के महल की प्रधानता थी, यानी जो भी कानून लागू होते थे वर्साय के महल से होते थे। और वर्साय के महल में कानून नियमों का हमेशा दुरुपयोग किया जाता था और जनसाधारण की धारणाएं राजतंत्र के खिलाफ होती जा रही थी। और वहां की कोई ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि वहां की जनसाधारण में जो उग्र भावनाएं पनप रही थी, वर्साय की महल के खिलाफ जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, राजतंत्र के खिलाफ जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, उसको कंट्रोल कर सके। जो फ्रांस का समाज था
वह 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट में कलरगी आते थे। कलरगी जिसको हम लोग पादरी कहते थे, इनकी संख्या 1.5 लाख थी और इनका काम पूजा पाठ कराना और धार्मिक विचारों को रखना होता था। दूसरे स्टेट में नोबेलिटी आते थे। नोबेलिटी का मतलब होता है कुलीन, सामंती, संपन्न लोग। ये 80,000 परिवार थे, लगभग इनकी संख्या 40 लाख थी और ये दोनों कर मुक्त थे। किसी तरह का कर इन्हें पे नहीं करना होता था और लगभग पूरी संपत्ति का 60% हिस्सा इन्हीं लोगों के पास होता था। तीसरा स्टेट जो जनसाधारण का था, इनकी संख्या 90% थी और सभी करों के अदाई यही थे। तरह तरह के कर इन्हीं जनसाधारणों पर लागू होते थे। इन जनसाधारण में एक और वर्ग था जिसमें शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स, व्यवसायी, वकील, ये मध्यम वर्ग से आते थे। संपन्न होने के बावजूद भी इनको कुलीन के बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। इनके साथ भी बार बार भेदभाव किए जाते थे और इसका कारण था कि ये जो मध्यम वर्ग थे, ये लोग भी नाराज थे और इनकी क्रांति में सबसे अहम भूमिका रही। मध्यम वर्गों में सबसे ज्यादा संतोष इसी कारण से था। अब आगे देखते हैं। हाँ, आर्थिक कारण में एक चीज और देखेंगे हम लोग कि एक तो अर्थव्यवस्था फ्रांस की ठीक नहीं थी, ऊपर से भेदभाव चरम पे था, मध्यम वर्गों को वह दर्जा प्राप्त नहीं था और एक कहावत थी कि फ्रांस में कुलीन लड़ते हैं, पादरी पूजा करते हैं और जनसाधारण पे करते हैं। द नोबिलिटी फाइट, द कलरगी प्रे एंड द पीपुल पे। यानी पूजा कोई और कर रहा है, लड़ाई कोई और कर रहा है और जो भी खर्च होते थे वे खर्च जनसाधारण के द्वारा पे किया जाता था। इसके अलावा उन पे तरह तरह के टैक्स भी लाद दिए गए थे। जनसाधारण से भूमि कर वसूला जाता था जिसको टाइल या टाइल कहा जाता था, जो लगभग 10% होता था, जो राजस्व का हिस्सा होता था। ये बरसाए के महल में इसकी राशि जाती थी। और धार्मिक कर जिसको टीथे या टाइट कहा जाता था, यह वहां के पादरियों द्वारा वसूला जाता था, जो वो उस पैसे का उपयोग वह अपने ऐशो आराम में किया करता था, जिससे जनता में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। इसके अलावा जनसाधारण को कुछ अन्य टैक्स भी पे करने होते थे, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती थी, जैसे नमक, तंबाकू और अन्य कोई चीज अगर आप खरीदते हैं तो उसमें भी अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था। साथ ही इनको जब कोई सामंती आते थे, जिनको नजराना, भेंट या अगर मिलने जा रहे हैं, जो आज के डेट में रिश्वत शब्दों का प्रयोग होता है, उस समय वही नजराना और भेंट होता था, वो उनको दिया जाता था। यही नहीं, इस टैक्स को वसूलने के लिए एक टैक्स फार्मर नियुक्त किया जाता था, जो कुलीन होते थे। और ये क्या करते थे कि टैक्स अगर 10% वसूलना है तो ये 15% टैक्स वसूलते थे, जिनके कारण इन पे आर्थिक बोझ और बढ़ता जा रहा था। व्यापारियों में भी नाराजगी थी। व्यापारियों से भी सामंती कर वसूले जाते थे, व्यापारी कर वसूले जाते थे, प्रांतीय कर वसूले जाते थे। तो व्यापारियों में भी नाराजगी थी। वे चाहते थे कि हमें भी कर मुक्त व्यापार करने का मौका मिले।
अगला कारण देखेंगे हम धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉजेज भी थे। इसका कारण यह था कि फ्रांस में भाषण देने की स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त नहीं थी। आप कोई पुस्तक स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते थे, आप कोई पत्रिका नहीं निकाल सकते थे, अपने विचार अभिव्यक्ति लोगों के सामने सामूहिक जाहिर नहीं कर सकते थे। और तो और जो वहां के मूल ईसाई थे, जो कैथोलिक कहलाते थे, और जो प्यूरिफाई ईसाई थे, जो प्रोटेस्टेंट कहलाते थे, अगर जो प्रोटेस्टेंट है, जो प्यूरिफाई है, उसको कैथोलिकों द्वारा कंप्लेन करा करके उसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती थी। और एक और बड़ी बुरी व्यवस्था वहां थी कि बिना अभियोग, बिना किसी आरोप गठित किए, बिना किसी नोटिस के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, या जनसाधारण में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको लेटर्स द कैसेट कहा जाता था, क्योंकि उन्हें धार्मिक आजादी नहीं थी। और ये नियम वर्षों से चले आ रहे थे। इसके अलावा 400 ऐसे कानून बने हुए थे वहां, जो जनसाधारण को बार बार परेशान करते थे, बार बार मजबूर करते थे, जो क्रांति का कारण बना। अब हम एक और कारण देखेंगे, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्या विदेशी घटनाओं ने भी फ्रांस की क्रांति को सुलगाया? तो हां, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक महान क्रांति हुई थी, जिसको इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वहां वैधानिक शासन की स्थापना के साथ ही फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 76 से 89 तक चले। इसमें भी फ्रांस ने अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ा, और इस लड़ाई में जो फ्रांस का कमांडर था वह लफायते था, और इस लड़ाई ने लगभग फ्रांस को 10 लाख लिब्रे के नुकसान में पहुंचाया। उसमें पहले से ही 2 लाख लिब्रे का कर्ज था। लिब्रे फ्रांस की उस समय की तात्कालिक मुद्रा थी, और फ्रांस को मिला कुछ नहीं। उल्टा जब लाफायते अपने स्वदेश लौटता है, तो स्वदेश लौटने के बाद में वह लोगों को क्रांति के लिए जागरूक करता है कि अपने हक के लिए लड़ो, यहां की निरंकुशता को समाप्त करो। आगे हम देखते हैं बौद्धिक कारण। तो आर्थिक कारण में हमने देख लिया था, सामाजिक कारण देख लिया, धार्मिक कारण देख लिया, विदेशी का कारण भी देख लिया हमने कि विदेशी योद्धों के साथ भी संबंध रहा है। और अब अंतिम जो कारण है वह है बौद्धिक कारण। इसमें इंटेलेक्चुअल लोग शामिल होते हैं, और इस इंटेलेक्चुअल लोगों में, बुद्धिजीवी वर्गों में, ऐसा नहीं कि केवल जनसाधारण से हैं, ये मध्यम वर्ग से हैं, कुछ कुलीन भी हैं जो समानता के पक्षधर हैं और जनसाधारण की अत्याचारों से, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे दुखी हैं, और वह समाज में इक्वलिटी को जोर देते हैं कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, देश में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ लोग आगे आते हैं, और हमेशा कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसमें इंटेलेक्चुअल लोगों की जो भूमिका होती है वो हमेशा अग्रणी होती है। हां, भले उस समय
उसको वो प्रधानता नहीं मिलती है, लेकिन आने वाले समय में वे प्रधान रूप से प्रधान कारणों में उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि इनकी जो कृति होती है वह युगों युगों तक रहती है। और इसमें मोंटेस्क्यू जो है, इनका जो सिद्धांत रहा वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भी कारगर रहा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा और फ्रांस की क्रांति में भी। और इनकी एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि की आत्मा, जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन किया था कि सत्ता के अंदर सभी चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, सारी जो शक्ति होनी चाहिए वह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। न्यायपालिका किसी और के पास होना चाहिए, कार्य क्षेत्र किसी और के पास होना चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्था किसी और के साथ होनी चाहिए। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो समर्थक थे, उन्होंने अपने इस पुस्तक विधि की आत्मा में इसका वर्णन किया और लोग इसको पढ़ने के बाद में जागरूक हुए। एक और थे वोल्टेयर, जिन्होंने लेटर्स ऑफ द इंग्लिश लिखा। इन्होंने मुख्य रूप से चर्च की व्यवस्था और पादरी की जो रहन सहन और उनकी जो कार्यशैली थी उन पर कड़ा प्रहार किया। और यही कारण है कि उस समय ये आलोचना के शिकार खुद हुए, क्योंकि इन्होंने समाज को दर्पण दिखाने का काम किया और पादरी जो ऐश्वर्याम की जीवन जीते थे उनका पोल खोल दिया। फिर थे रूसो, ये सामाजिक सिद्धांत के प्रेरक थे, समाजवाद के समर्थक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक संविदा। इनकी पुस्तक ने भी लोगों के अंदर क्रांति के लिए प्रेरित किया। एक है दिद्रो। मैंने जितने पुस्तक और राइटर या जितने हमने इंटेलेक्चुअल लोगों का नाम लिखा है ये हमेशा याद होना चाहिए। इनकी एक पुस्तक थी इनसाइक्लोपीडिया, इसलिए हमने इसको एक अलग फ्रेम में लिया है। इनसाइक्लोपीडिया बृहद ज्ञान कोश, जो वहां के लोगों को जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए और उनके ज्ञान को वृद्धि करने के लिए इनकी पुस्तकें न थी। फिर थे क्वेजनो, तुर्गो, ये लोग इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे और इन लोगों ने मुक्त व्यापार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने लेसेस फेयर सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन सभी कारणों से फ्रांस की क्रांति होती है। और जब जनसाधारण, कुलीन, पादरी को तो छोड़ दीजिए, सभी जब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे तो वो क्रांति को जन्म देता है। इसमें हम देखेंगे कि आखिर इस फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। आपको ज्ञात होगा कि लगभग 175 वर्षों तक किसी तरह की जो उसके सदन की बैठक थी, संसदीय बैठक नहीं हुई थी और लगभग 175 वर्षों बाद 5 मई 1789 को
पहली असेंबली बुलाई गई और इस 5 मई को लगभग 175 वर्षों बाद यह जनरल असेंबली की बैठक हो रही थी। इसमें प्रथम स्टेट से 300 प्रतिनिधि, दूसरे स्टेट से 300 प्रतिनिधि और जनसाधारण से 600 प्रतिनिधि उपस्थित थे। जो पहले से नियम थे, उस नियम के अनुसार एक स्टेट को 1 वोट, दूसरे स्टेट को 1 वोट और तीसरे स्टेट को भी 1 वोट देना होता था, जिसके कारण प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का वोट 2 हो जाता था और इनका वोट 1 हो जाता था और कोई भी कानून पास करवा लिया जाता था। लेकिन अब की बार जनसाधारण ने यह बात रखी कि नहीं, वोट सभा वाइज सभा नहीं होगा, वोट व्यक्तिगत होगा। जितने प्रतिनिधि उपस्थित हैं सबसे वोटिंग कराई जाए, क्योंकि इनका कहना था कि हम भले 600 हैं और प्रथम द्वितीय भी 600 हैं, लेकिन इसमें से भी हमारा 2-4 है। अगर 2-4 भी इधर आ जाते हैं तो 600 और 2 भी आ जाते हैं तो 602 और उनका हो जाएगा 598। इस तरह हम अपने हिसाब से कानून बनवा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका विरोध हो गया। फिर 20 जून 1789, यह तिथि याद रखेंगे, 20 जून 1789 को दूसरी बार बैठक आयोजित किया जाता है और इस बैठक में जब जनसाधारण पहुंचते हैं तो उस सदन के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया जाता है और इनको प्रवेश से रोक दिया जाता है। प्रवेश नहीं दिया जाता है इनको और ये आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित होने के बाद में ये वहीं बगल के टेनिस कोर्ट मैदान में इकट्ठा होते हैं और वहीं पे ये लोग अपना नेशनल असेंबली तैयार करते हैं। जो लोग भीड़ इकट्ठा रहता है वो लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जब तक निरंकुश शासक की शक्तियां कम करने वाला संविधान नहीं बन जाता है, तब तक हमारी जो नेशनल असेंबली है यह भंग नहीं होगी, यह हमारी सभा जीवित रहेगी। और राजा द्वारा सदस्यों की गिरफ्तारी की बात चलने लगी कि राजा ने जो क्रांतिकारी हैं, जो नेशनल असेंबली के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और इन लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हम मिराबियो और उनके मित्र लोग नेतृत्व कर रहे थे। मिराबियो जो था यह सामंती था, लेकिन समाजवाद का पक्षधर था और समानता का पक्षधर था, इसलिए यह जनसाधारण का नेतृत्व कर रहा था और सभी लोग वहां पे इकट्ठा हुए और आगे बढ़े। 14 जुलाई 1789 को, डेट याद रखेंगे, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो बास्तिल का किला वह पेरिस स्थित था और वह निरंकुश राजशाही का प्रतीक हुआ करता था। वह बास्तिल किले पर सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए। 4 घंटे इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने बास्तिल जो किला था, बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, दरवाजा तोड़ दिया और उसमें से जो भी कैदी थे वो लोगों ने छुड़ा लिया। मुक्त कराने के बाद में, है ना, बास्तिल की समाप्ति, और बास्तिल की समाप्ति ने जो निरंकुश शासन व्यवस्था फ्रांस की थी, वर्साय के महल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया। और यही वह तिथि है जिसने वर्साय के महल और निरंकुश राजतंत्र के पतन की कहानी को लिखता है। इसीलिए
14 जुलाई को ही फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इस क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। हम अगले भाग में इसका संपूर्ण विवरण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें